प्रतिशोध की ज्वाला एपिसोड 1 पुनर्जन्म। रुद्रांश ने जब अपनी आंखें खोली तो वह सिर से लेकर पांव तक पूरी तरह से ठंडे पसीने से तरबतर था, मानो वह अभी अभी कोई बुरा सपना देखकर जगा हो। उसने बिस्तर के चादर को अपने मुट्ठियों में जोर से भींच रखा था और वह अचंभित नजरों से अजनबी कमरे को देख रहा था जो उसका नहीं था। नहीं, ये कोई सपना नहीं है, सचमुच मेरा पुनर्जन्म हुआ है। धोखेबाज लड़की, तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें इसका पछतावा होगा। बस तुम मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी ही आऊंगा। रुद्रांश अपने नए और कमजोर शरीर के साथ एक अनजान कमरे में बेड पर कंबल ओढ़कर लेटा हुआ था। उसकी आंखों में खून सवार थी और उसकी मुट्ठियां इस कदर कसी हुई थीं कि उसके उंगलियों के तेज दबाव से उसके नाजुक युवा हथेली लाल पीले हो गए थे। वह बदले की आग में जल रहा था। असल में यह 19 साल का कमजोर और बीमार शरीर उसका नहीं था, बल्कि उसका इस शरीर में पुनर्जन्म हुआ था। वह पिछले जीवन में एक राजकुमार था, महान साम्राज्य अमरावती का राजकुमार रुद्रांश। ये बहुत समय पहले की बात नहीं है, लगभग 2 साल पहले की बात है। उसकी ही प्रेमिका ने उसे धोखे से मार दिया था। जिस लड़की को वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, उसी लड़की ने बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। वो भी क्यों? क्योंकि वह उससे उसके डिवाइन फ्लेम दिव्य ज्वाला को पाना चाहती थी। पिछले जीवन में राजकुमार रुद्रांश के पास एक ईश्वरीय डिवाइन फ्लेम थी। उस डिवाइन फ्लेम के पास अपनी खुद की स्पिरिट आत्माएं थी। वह फ्लेम इतना शक्तिशाली थी कि उसके एक छोटे से टुकड़े से एक बड़े से नगर को जलाकर खाक किया जा सकता था। उस डिवाइन फ्लेम को हासिल करने के लिए उसकी प्रेमिका सुंदर नगर साम्राज्य की राजकुमारी अवंतिका ने उसके साथ प्यार का झूठा खेल खेला था, जिसे वह हमेशा राजकुमारी अवंतिका का मोहब्बत समझता रहा। लेकिन एक दिन उसी झूठे मोहब्बत ने उसकी जान ले ली। राजकुमार रुद्रांश के दिल में अब उस लड़की के लिए अपार नफरत है। उस लड़की ने न सिर्फ धोखे से उसका जीवन छीन लिया, बल्कि उसके साथ दुनिया का सबसे बड़ा विश्वासघात किया। उससे उसके डिवाइन फ्लेम को छीनने का प्रयास किया, जो उसके अस्तित्व की वजह थी। खुशकिस्मती से वो डिवाइन फ्लेम इस जीवन में भी राजकुमार रुद्रांश के साथ है। हाँ, उसकी धोखेबाज प्रेमिका ने उसे मार तो दिया था, लेकिन वह उसके डिवाइन फ्लेम को अपना नहीं बना पाई, क्योंकि डिवाइन फ्लेम के पास खुद की स्पिरिट थी और उसने पहले ही राजकुमार रुद्रांश को अपना मास्टर चुन लिया था। वो डिवाइन फ्लेम राजकुमार रुद्रांश के मौत के साथ ही गायब हो गई और आज 2 साल बाद उसी ईश्वरीय डिवाइन फ्लेम की वजह से राजकुमार रुद्रांश को एक नया शरीर मिल गया। धोखेबाज अवंतिका, मेरा पुनर्जन्म हो चुका है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, लेकिन तुमने मेरे डिवाइन फ्लेम को पाने के लिए मुझे मार दिया। यह क्षमा के योग्य नहीं है। मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगा और तुमसे मेरे कत्ल और धोखे का बदला लूंगा। रुद्रांश ने कठोर भाव में दांत पीसते हुए सोचा और बिस्तर से उठने को हुआ ही था कि तभी उसने कमरे के दरवाजे पर किसी की हल्की दस्तक महसूस की और वह सतर्क हो गया। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा। तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक 15-16 साल की नाजुक युवती कमरे में दाखिल हुई। मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगा और तुमसे मेरे कत्ल और धोखे का बदला लूंगा। रुद्रांश ने कठोर भाव में दांत पीसते हुए सोचा और बिस्तर से उठने को हुआ ही था कि तभी उसने कमरे के दरवाजे पर किसी की हल्की दस्तक महसूस की और वह सतर्क हो गया। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा। तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक 15-16 साल की नाजुक युवती कमरे में दाखिल हुई। युवती ने हल्के गुलाबी रंग का पोशाक पहना हुआ था और वह काफी खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर बचपना की झलक थी और सौम्यता का एक हल्का सा आकर्षण दिख रहा था। मासूमियत और मनमोहक सुंदरता से भरा उसका सुंदर चेहरा इतना आकर्षक था कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उस युवती के पीछे एक नौकरानी चल रही थी, जिसने अपने हाथ में एक थाली में गर्म दूध से भरा एक गिलास पकड़ा हुआ था। जल्द ही युवती के इशारे पर नौकरानी ने दूध का गिलास बेड के मेज पर रख दिया और कमरे से बाहर चली गई। तभी रुद्रांश ने धीरे से झांका और चुपके से उस लड़की को देखा जो इस समय उसके बिस्तर के सामने खड़ी थी, और वापस से अपना आंख बंद कर लिया। उसके मन में उस लड़की के पहचान को लेकर प्रश्न थी। उसने तुरंत लड़के के याददाश्त में उस लड़की का पहचान जानने का प्रयास किया, और जैसे ही उसे सामने खड़ी लड़की का उस लड़के से संबंध पता चला, वह दंग रह गया। दरअसल राजकुमार रुद्रांश की आत्मा जिस लड़के के शरीर में थी, वह खूबसूरत लड़की उसकी साली मीनाक्षी थी। क्या क्या मेरा पुनर्जन्म एक शादीशुदा लड़के के शरीर में हुआ है? राजकुमार रुद्रांश ने परेशान होकर सोचा। उठिए, मैं आपकी दवा लेकर आई हूं, मीनाक्षी ने कहा और अपने नाजुक हाथ से रुद्रांश के बांह को पकड़कर हिलाया। रुद्रांश ने उसे अनसुना कर दिया और ऐसे सोया रहा जैसे कि वह गहरी नींद में हो। यह देखकर मीनाक्षी ने उसे फिर से हिलाया और थोड़ा मजाकिया भेजे में कहा, अरे उठिए भी जीजाजी, मुझे पता है कि आप जाग रहे हैं,
रुद्रांश पहले से ही सदमे में था। वह और ज्यादा नाटक नहीं कर पाया और उसने अपनी आंखें खोल ली। उसने मीनाक्षी को ठंडी नजरों से देखा और कहा, क्या है मीनाक्षी, क्यों तंग कर रही हो तुम मुझे? हद है जीजाजी, आप इतने भुलक्कड़ कब से होने लगे? आपको पता है ना कि मैं आपके लिए प्रतिदिन सुबह और शाम दवा लेकर आती हूँ। चलिए उठिए और जल्दी से दवा खा लीजिए। मुझसे आपका ये हालत देखा नहीं जाता। उसकी साली मीनाक्षी ने दुख जताते हुए कहा और रुद्रांश को उठकर बिस्तर पर बैठने में मदद किया। रुद्रांश ने महसूस किया कि उसका ये शरीर बहुत ही कमजोर और बीमार था। मीनाक्षी ने तुरंत उसे एक औषधीय गोली खिलाया और दूध का गिलास उठाकर उसके हाथ में थमा दिया। रुद्रांश ने बिना किसी हिचकिचाहट और ना नुकुर के दूध पिया। बहुत अच्छे जीजाजी, मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ही फिर से ठीक हो जाएंगे। अब आप आराम से सोइए, अब आपको कोई भी तंग नहीं करेगा। रुद्रांश के दूध का गिलास खत्म करने पर उसकी साली मीनाक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा और उसे वापस से सुलाकर कमरे से चली गई। मीनाक्षी के जाते ही रुद्रांश ने अपने से उस गोली को जल्दी से उगल दिया, जिसे उसने कब से अपने मुंह में रोक रखा था। फिर उसने लालटेन की हल्की रोशनी में अपने लार से सने उस गोली का अच्छे से निरीक्षण किया और उसका मन कड़वाहट से भर गया। जहर, इस गोली में जहर है? क्या वह मुझे मारना चाहती थी? रुद्रांश उस गोली को गौर से देखते हुए बड़बड़ाया। पिछले जीवन में रुद्रांश न सिर्फ युद्ध कला में निपुण एक महान तलवारबाज था, बल्कि वह एक उच्च दर्जे का अल्केमिस्ट भी था, जो दवाओं को देखने, सूंघने और छूने भर से उनके गुणों के बारे में बता सकता था। यही कारण था कि अभी थोड़ी देर पहले जब मीनाक्षी ने उसे वह गोली खिलाई थी, तभी उसे पता चल गया था कि औषधीय गोली में कुछ गड़बड़ थी। इसीलिए उसने गोली को निगलने के बजाय अपने मुंह में ही रोक लिया था। उस गोली में सूक्ष्म मात्रा में जहर मिला हुआ था, जो इंसान को एक बार में तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके मार देता था। इस जहर की खूबी यह थी कि मरने वाले के शरीर में जहर का कोई अंश नहीं बचता था, जिससे कोई भी नहीं जान सकता था कि उस व्यक्ति की मौत जहर की वजह से हुई है। रुद्रांश उस गोली को अपने हाथ में लिए लंबे समय तक सोच विचार में डूबा रहा और उस लड़के के जीवन भर के याददाश्त को आधी रात तक पढ़ने के बाद उसे सब कुछ समझ में आ गया कि उसके साथ हो क्या रहा था। संयोग इतना मजबूत था कि राजकुमार रुद्रांश का जिस लड़के के शरीर में पुनर्जन्म हुआ था, उसका भी नाम रुद्रांश ही था, जिसकी पिछली रात को जहर की वजह से मौत हो गई थी। वह शौर्य नगर के जाने माने परिवार शाह परिवार का इकलौता वंशज रुद्रांश शाह था। उसके माँ बाप की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी और उसकी देखभाल और परवरिश उसके दादाजी ने किया था, जो उससे बहुत प्यार करते थे। शाह परिवार एक काफी शक्तिशाली और धनी परिवार था। उनके पास बेशुमार धन दौलत थी और उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उनके पास उनके पूर्वजों का छोड़ा हुआ हीरे का खान था, जो अब सेन परिवार के अधीन में है। सेन परिवार वही परिवार है जिस परिवार का रुद्रांश शाह दामाद था। रुद्रांश शाह की शादी सेन परिवार की खूबसूरती बेटी मेघना सेन से हुई थी, जो शौर्य नगर में नंबर 1 सुंदरी के लिए जानी जाती है। जब रुद्रांश की शादी हुई थी, तब उसकी उम्र महज 16 साल थी और उसकी पत्नी मेघना की उम्र 15 साल थी। उसकी इतनी कम उम्र में शादी की वजह उसके दादाजी नारायण शाह थे, जो एक गंभीर बीमारी के कारण 2 साल पहले मर गए। दरअसल शाह परिवार खत्म होने के कगार पर था। 3 साल पहले शाह परिवार में सिर्फ 2 ही सदस्य बचे थे, एक नारायण शाह खुद और दूसरा उनका इकलौता पोता रुद्रांश शाह। नारायण शाह नहीं चाहते थे कि उनका शाह परिवार पूरी तरह से खत्म हो जाए, और क्योंकि वे बूढ़े हो चुके थे और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे, इसीलिए वे ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहते थे जिससे कि उनके वंश का अस्तित्व संकट में पड़ जाए। उनके कई दुश्मन थे जो उन्हें मारना चाहते थे और उनके संपत्ति और हीरे के खान पर कब्जा करना चाहते थे, और उन्हें पता था कि उनका 16 साल का किशोर पोता उनके मरने के बाद अपने व्यापार साम्राज्य को नहीं संभाल पाएगा। उनके मरने के बाद उनके दुश्मन उसके पोते को मार देंगे और ऐसा करना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने 3 साल पहले शौर्य नगर के 3 जाने माने बड़े परिवारों में से एक सेन परिवार से समझौता कर लिया था, जो उनके ही जितने धनी और संपन्न लोग थे। उन्होंने अपने व्यापार साम्राज्य का स्वामित्व सेन परिवार को सौंप दिया था, इस शर्त पे कि जब तक उनका पोता बड़ा ना हो जाए और व्यापार को संभालने के योग्य ना हो जाए, उनके व्यापार को वे ही संभालेंगे, और इस बीच व्यापार से उन्हें जो भी फायदा होगा उसका 50% मुनाफा सेन परिवार का होगा। सेन परिवार के लोग इसके लिए तुरंत राजी हो गए थे और वे उनके व्यापार को संभालने लगे थे। इसके कुछ ही महीनों बाद नारायण शाह को मालूम हुआ कि वे अब चंद दिनों के ही मेहमान हैं। उन्हें अपने पोते की चिंता और परिवार की स्थिति की चिंता के कारण गंभीर बीमारी हो गई थी। वे जानते थे कि उनके मरने के बाद उनके पोते का क्या होगा। उसकी देखभाल करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा।
और वह अपने दुश्मनों द्वारा मारा जाएगा। इसीलिए उन्होंने मरने से पहले उसकी शादी करने का फैसला किया, ताकि सास ससुर के रूप में उसे माँ बाप मिल जाए। उनका नजर कब से सेन परिवार की सुंदर सुशील बेटी मेघना पर थी, जो न सिर्फ शौर्य नगर की नंबर 1 सुंदरी थी, बल्कि वह युद्ध कला में निपुण एक जांबाज योद्धा भी थी। नारायण शाह ने सेन परिवार से इस बारे में विचार विमर्श किया। सेन परिवार को इससे कोई आपत्ति नहीं हुई। वे तो तुरंत तैयार हो गए थे, और इस तरह से 3 साल पहले रुद्रांश सेन परिवार का दामाद बन गया था। शादी के कुछ ही महीनों बाद रुद्रांश के दादाजी दुनिया से चल बसे। अपने दादाजी के मरने के बाद रुद्रांश ने सेन परिवार में एक बड़ा बदलाव देखा। वह परिवार, जो उसके दादाजी के जिंदगी में उसके प्रति रम्य और अच्छा व्यवहार करते थे, वह धीरे धीरे उसके प्रति सख्त और कठोर हो गए। नारायण शाह ने सेन परिवार से जो उम्मीद किया था, सेन परिवार ने उनके मरने के बाद रुद्रांश को वो हक कभी नहीं दिया। नारायण शाह के मरने के बाद सेन परिवार तो जैसे भूल ही गया कि उनके बीच समझौता हुआ था। वे लोग शाह परिवार के व्यापार साम्राज्य पर अपना हक जताने लगे। पिछले 2 सालों से रुद्रांश सेन परिवार में एक नौकर से भी बदतर जीवन जी रहा था, जहां उसका हमेशा अपमान और तिरस्कार किया जाता था। उसकी पत्नी मेघना ने भी कभी उसका साथ नहीं दिया। एक ही घर में रहकर भी वे दोनों अजनबी थे। आज उनके शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन मेघना ने कभी भी रुद्रांश को खुद को हाथ तक नहीं लगाने दिया और हमेशा उससे दूरी बनाकर रही। यहां तक कि जब रुद्रांश बीमार होता था, तब भी वह उसे देखने तक नहीं जाती थी। रुद्रांश शाह अपनी पत्नी मेघना से बहुत प्यार करता था, लेकिन मेघना का उसके प्रति उदासीन रवैया था। उसने कभी भी उसे अपने पति की तरह देखा ही नहीं। इसके पीछे की वजह स्पष्ट थी। दरअसल रुद्रांश अभी तक अपनी वॉर स्पिरिट को जागृत नहीं कर पाया था, जो कि योद्धा बनने के लिए एक महत्वपूर्ण चरण था। बिना वॉर स्पिरिट के जागृत किए कोई भी योद्धा नहीं बन सकता था। जबकि मेघना खुद बॉडी रिफाइनिंग के पिक पर थी। उनके बीच जमीन आसमान का अंतर था। एक मामूली चूहा तो एक बेबाक शेरनी थी। उनके बीच इस अंतर की वजह से मेघना के लिए उसे अपना पति स्वीकार करना मुश्किल था। मेघना को लगता था कि उसके परिवार ने उसकी शादी एक कचरे से करा दिया था, जो कभी भी उसके योग्य नहीं था।